एनईडी में एडमिशन हो गया आपके बच्चे का? जी जी। बेटा कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? नहीं वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो हमारी बीएस की फील्ड है, मैनेजमेंट साइंसेस की। अच्छा ये भी होता है एनईडी में? काफ़ी बैकलैश भी आया था और डर भी लगा था कि एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक बंदा जा रहा है और वो मैनेजमेंट साइंस चूज़ कर रहा है। मुझे 2-3 ऐसे डेढ़ होशियार कहूँगा जिन्होंने ये कहा था कि आप सोसाइटी ज्वाइन नहीं करिएगा, आपके पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होगा और सब बेकार है ये। बचपन से ना मुझे 2 ही शौक थे, एक बिज़नेस का शौक था और एक था एक्टिंग का शौक। बिज़नेस का मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मतलब ऐसा पागल था मैं कि मैं गत्ते, हमारे घर सौदा आता था कार्टन में, तो उसको मैं काट काट के मोबाइल बनाता था। सही है, उसमें सैमसंग का मोबाइल है वो 2 रुपये का है, आईफोन है वो 5 रुपये का, और मैं पूरे मोहल्ले को बेचता था बाकायदा। तो खरीद कौन आता? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट कंसुलमान और आज के हमारे गेस्ट है फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। अब एनईडी इज़ फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग, यहाँ का सिविल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम सब बेस्ट है। लेकिन एनईडी में बहुत सारी नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड मैनी मोर। लेकिन अब मैं आपको ये सारी फील्ड्स का क्यों बता रही हूँ? रिसेंटली एनईडी और दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हुए थे और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपनी मर्ज़ी की इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन नहीं मिला होगा। तो अब अगर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन मिला है, उसमें पढ़ना क्या है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, ये सब कौन बताएगा? इसीलिए हमारे साथ हैं आज माज असलम। माज इज़ अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी इन मैनेजमेंट साइंसेस और इसके अलावा वो 3 सोसाइटीज़ का पार्ट भी रह चुके हैं। माज से हम इस फील्ड की कोर्स कंटेंट और स्कोप के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में यूनिवर्सिटी लाइफ को अपने एकेडमिक्स के साथ इंजॉय कैसे करना है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आइए मिलते हैं माज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और माज भाई, आपकी वो वीडियो तू है कहाँ बहुत बेहतरीन थी, तो बताएं उसका आइडिया कैसा आया था आपको? उसका आइडिया ऐसे आया था कि सुबह सुबह हम क्लास में 8:30 वाली क्लास में 9 बजे पहुँचे थे, तो एज़ यूजुअल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि शायद जैन मलिक उनके साथ कोलैब कर रहा है, तो अब हमें वो उसके लिरिक्स तो अच्छे थे थोड़े बहुत, तो हम उसमें 9 बजे के बाद 9:15 बजे से बैठे और हम लिरिक्स सोच रहे थे। पहले हमने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए सोचे थे वो लिरिक्स, लेकिन हमने कहा कि अगर हम ये पोस्ट करेंगे तो इतनी ऑडियंस इंगेज नहीं होगी। हाँ। तो हमने ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज करने के लिए उसको ज़रा जर्नल बनाया और पूरे एनईडी के ऊपर लेकर आ गए ना उसके लिरिक्स। फिर हमने वो 11 बजे तक लिरिक्स कंप्लीट किए उसके बाद ब्रेक के अंदर हमने वो अपने मोबाइल से शूट कर लिए और एक आईफोन से जो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे। फिर उसके अंदर 2 बजे तक बैठे और हमने उसमें म्यूज़िक ऐड किए, सारी चीज़ें ऐड की, 3-4 लोगों को दिखाया कि भाई ये सुनो ज़रा कैसा है। अच्छा मैंने कहा हाँ अच्छा है, डाल दो। तो डाला, तो उसके बाद वो बूस्ट हो गई और डाओ के बच्चे शेयर कर रहे हैं, के यू के बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर व्यूज़ चले गए थे उसके। 127 के कुछ व्यूज़ हैं। तो उसके बाद एनईडी में लोगों ने पहचानना शुरू किया आपको कि ये वही बंदा तो वीडियो में आया था, या फिर? एनईडी में तो लोग पहचानते ही थे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि ज़रा ज़्यादा तफरियाँ शुरू हो गई थी, अरे सर आप वही हैं, वो तू है कहाँ वाले, आए सर एक सेल्फी प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। हाँ 3-4 हुए थे। वाह, सेलिब्रिटी मूवमेंट हुआ। हाँ सही है। तो मास अभी आप क्या कहते हैं मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं रिसेंटली, तो आप बताएं कि डिग्री क्या है? असल में मैनेजमेंट साइंस जो डिग्री है ना, ये बहुत समझे क्लोज है बीबीए जैसी, बिल्कुल बीबीए जैसी है तकरीबन कोर्सेज। बल्कि मैं अभी देख रहा था तो बीबीए के कोर्सेज़ और हमारे कोर्सेज़ तकरीबन सेम ही है, लेकिन जैसे नाम से है मैनेजमेंट साइंसेस, तो वो हर कोर्स में उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लगाया हुआ है। सही है, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गई या फिर जो है प्रोसेस मैनेजमेंट हो गई, तो ये सारे कोर्सेज़ जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। बाकी बैचलर्स के अंदर जो अगर कोर्सेज़ की बात की है हमारे, तो शुरू में तो आपको पता है हर बैचलर्स में वो आपको हर कोर्स का नेवाला चकाते हैं कि सोशियोलॉजी हो गई, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हो गई, ये आप थोड़ा सा चक लें, फिर इकोनॉमिक्स ये माइक्रो चक हैं, तो ये सारी जिसमें बच्चा वो चकता है, उसके बाद फिर वो दूसरी डिश लगा देता है। उसके बाद आखिर में हमारा ये होता है कि फाइनल ईयर में आके आपको 2 मेजर चूज़ करने होता है, या तो सप्लाई चेन या फिर मार्केटिंग। सप्लाई चेन एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर मतलब हर प्रोसेस ही आप किसी इंडस्ट्री का उठाएं तो वो शुरू से आखिर तक वो सप्लाई चेन में लाया करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक पहुँचने तक, तो उसके अंदर काफ़ी प्रोसेस आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल ईयर में होता है कि आप या तो सप्लाई चेन चूज़ कर लें मार्केटिंग में, ये सारा चीज़। तो मास वैसे एनईडी जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए मशहूर है और मैनेजमेंट साइंस जो है एक नॉन इंजीनियरिंग फील्ड है, तो आपने ये फील्ड क्यों चूज़ करी? पहली बात तो ये कि काफ़ी बैकलैश भी आया था और डर भी लगा था कि एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक बंदा जा रहा है और वो मैनेजमेंट साइंस चूज़ कर रहा है,
तो सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को। हाँ। तो सबसे लोग तो बहुत खुश होते थे, कहा माशाल्लाह एनईडी में एडमिशन हो गया आपके बच्चे का। जी जी बेटा कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? नहीं वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो हमारी बीएस की फील्ड है, मैनेजमेंट साइंसेस की। अच्छा ये भी होता है एनईडी में? तो थोड़ा दिल भी बैठ जाता था कि यार ये क्या हो गया। लेकिन खैर जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया वहाँ पे, तो टीचर्स वगैरह सारे बहुत अच्छे थे, मतलब फैकल्टी पीएचडी वाले और अच्छे पढ़ाने वाले थे। लेकिन एक ये चीज़ थी जो लोग भी डरा रहे थे कि क्या जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एनईडी तो इंजीनियरिंग फील्ड है, तो आपका नाम तो उस साइड पे है, ये बिज़नेस वाली साइड पे तो नहीं है। और फिर इसी टाइम पे इकरा यूनिवर्सिटी हो गई या आईबी हो गई, ये भी सेम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो हमारा जो इम्तिहान था, मुकाबला था, वो इन बच्चों के साथ था। तो ये भी डर लग रहा था कि जब सब ग्रेजुएट होंगे, 80,000 यहाँ से निकले, 20,000 यहाँ से निकले, ये सारे जब मार्केट में जाएंगे तो क्या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, टफ कंपटीशन होगा। तो खैर ये था। लेकिन हमने अब सीनियर्स को देखा, हमारे सीनियर बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने ग्रुप बना दिया था एमजी फैमिली का, सही है। तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप की या गाइडेंस, तो उनको देख के ज़रा हौसला मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे भी थे। कोई बाहर जाके इसी फील्ड में काम कर रहा था, बहुत अच्छा कमा रहे थे वो लोग। तो ये एक था कि चलो अब हो गया सो हो गया, हम अपना जो है 100% देते हैं इस फील्ड में, जो होगा देखा जाएगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि खुश हैं हम। खुश हैं आप? जी जी। तो इस फील्ड में करने के बाद आपने बताया बीबीए से काफ़ी सिमिलर फील्ड है ये, तो इस फील्ड के बाद जो है वो बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कंप्लीट करने के बाद? क्या उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पाकिस्तान में? देखें हमारा जैसे अगर मैं बात करूं मेजर, तो हर इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उसके अंदर सप्लाई चेन का तो काम है कि आपने शुरू से रॉ मटेरियल लेना है। तो अब रॉ मटेरियल से लेके आखिर कस्टमर एंड तक जाने तक किस जितने प्रोसेस सप्लाई चेन में आते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की अगर कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैनेजर बन सकता है कि पूरी चीज़ें देखना है कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, क्या करना है। फिर अगर प्रोडक्शन वाली साइड पर आएगा तो प्रोडक्शन संभालने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो वहाँ का मैनेजर बन सकता है। फिर इस तरीके से इन्वेंट्री भी आ जाती है इसी में कि कैसे इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है, डिसाइड करनी है। तो इस तरीके से इधर भी आपका सप्लाई चेन का बच्चा फिट हो सकता है। फिर आखिर में कस्टमर केयर या इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी आ सकता है। तो सप्लाई चेन तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हमारे ज़्यादातर ग्रेजुएट वहीं जाते हैं। इसके अलावा ये है कि मार्केटिंग की यहाँ तक बात की जाए, मार्केटिंग का थोड़ा ऐसा सीन है कि अगर 100 में से 100 जॉब्स हैं तो समझें 80 तकरीबन सप्लाई चेन की होती हैं और जो है 20 मार्केटिंग की निकलती हैं। तो मार्केटिंग के लिए आपके अंदर उतना पैशन, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो एक मार्केटिंग के बंदे की होनी चाहिए, क्योंकि आपने चीज़ बेचनी है। सही है। तो आपने कैसे कस्टमर्स को अपनी तरफ घेरना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। तो मार्केटिंग का इसी से रिलेटेड होता है कि डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनका उस तरीके से काम है। कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई या डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। सही। सर मार्केटिंग में बता रहे थे आपके ये स्किल्स होनी चाहिए, बच्चे में बेचना आना चाहिए उसको, तो वो इस फील्ड में चलाता है। सप्लाई चेन में ऐसे क्या बच्चे में होनी चाहिए क्वालिटीज़ कि वो इस फील्ड में एक्सेल करता है? आप बताएं, अच्छी जॉब्स आती हैं सप्लाई चेन की और 20 आती है मार्केटिंग की, तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होता होगा सप्लाई चेन में, तो उसमें कैसे स्टैंड आउट करते हैं? देखें इसके अंदर ये है कि नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप ग्रेजुएट हो गए आपको कुछ पता ही नहीं है कि सप्लाई चेन है क्या, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो बंदे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप जो भी जिस भी फील्ड में जाएँ, सिर्फ मैं अपनी मैनेजमेंट साइंसेस की बात नहीं कर रहा, आपका काम लोगों से है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने लोगों को बेचना है आखिर में, और आपका जो इंटरेक्शन अपनी लेबर से है या एम्प्लॉयज़ से है वो भी लोग ही हैं। तो आप किस तरीके से उनको डील करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो है ये कम्युनिकेशन स्किल है। आपको कम से कम ये तो लाजमी सीखनी भी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि मुझे अगर किसी से बात करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगा, क्या चॉइसेस ऑफ वर्ड होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं। बाकी ये है कि पढ़ाया या पढ़ा आपने जो भी हो, उसका जो है अक्सर ऐसा होता है कि आप इंडस्ट्री जाते हैं तो आपको पता चलता है ले भाई ये तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने तो कुछ और पढ़ा था, प्रैक्टिकल कुछ होता है, पढ़ा कुछ था और इंडस्ट्री में कुछ है। तो वो आपको लाजमी इंडस्ट्री जाके जब आप घुसेंगे, थोड़ा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रगड़ा खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये काम ऐसे होता है। तो बहुत सी चीज़ें आपको इंडस्ट्री भी सिखाती हैं कि किस तरीके से प्रोसेस चलेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने सप्लाई चेन में पढ़ा है नॉर्थ वेस्ट मेथड, कि आपको अगर डिलीवरी करनी है तो पहले नॉर्थ वाली जगह पे जाएंगे, फिर उस साइड से होते होते यहाँ पे आएंगे। लेकिन इंडस्ट्री में बोलेगी मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरा यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो ज़्यादा मेरा कैपिटल यूज़ होगा। तो इंडस्ट्री आगे पता चला अच्छा ये तो यूज़ ही नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपको इंडस्ट्री जाके भी पता चलता है सारी चीज़। सही, यानी आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस फील्ड में। सही है।
इसके अलावा मास सप्लाई चेन हो गई, मार्केटिंग हो गई, इसमें आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है। ये सब वो फील्ड है जिनका जितना नेटवर्क अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग की बात करूँ तो खासतौर पर नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ के लिए कि आप करें तो आपके लिए लिंक्स खुलते हैं। तो यूनिवर्सिटी में रहते हुए नेटवर्किंग कैसे करें बच्चे? देखिए, यूनिवर्सिटी में रहते हुए नेटवर्किंग का तरीका एक तो ये है कि जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमें जो प्रोजेक्ट भी मिला इंडस्ट्री का, वो टीचर्स से आपका कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। क्योंकि हमारी फील्ड में भी ऐसा अक्सर होता है कि बहुत से टीचर ऐसे आते हैं जो इंडस्ट्री से आ रहे होते हैं, वो कोई ना कोई अपनी पोस्ट पे होते हैं, वो टाइम निकाल के आ रहे होते हैं, तो टीचर्स के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। फिर उसके अलावा आपने अपने भी दोस्तों से, दोस्तों के वालिद हो गए या फिर दोस्त किसी के भी थ्रू जो आपके जानने वाले लोग हों, या फिर अपने रिश्तेदार में कोई इंडस्ट्री में हो, तो आप उनसे ज़रा कम्युनिकेशन में रहें, उनसे बातचीत करते रहें कि क्या अच्छा आप लोग करते हैं। तो आपको अगर ये आइडिया होता है कि हाँ यार ये मुझसे रिलेटेड है फील्ड, तो आप उनको ये बताएं, उनसे अपॉर्चुनिटी अगर कोई आए, उनके साथ कनेक्ट हों लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो ऐसा होता है कि वो अगर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं जो हमसे रिलेटेड हो, तो उससे भी कनेक्शन आपका बढ़ता है। सही। इसके अलावा मास NAD का कल्चर क्या है, NAD का इनसाइट्स क्या है? जैसे मैं KU की स्टूडेंट हूँ, मुझे KU का सब पता है कि क्या चलता है वहाँ पे, क्या होता है, लेकिन NAD के अंदर क्या माहौल होता है, कैसे इनसाइट्स होते हैं? NAD का माहौल की अगर बात की जाए तो देखें, हर यूनिवर्सिटी वाले को अपनी यूनिवर्सिटी का माहौल इतना पसंद नहीं आता। अब मैं जब भी KU आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है KU, जो उसका माहौल है, हरियाली जो ख़ास तौर पे। तो हमारी NAD का माहौल ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है ना, वो हाथ में, जब मैं देखता हूँ किसी के हाथ में इतने मोटे नोट्स होते हैं, किसी की शक्ल पसीने से तर होती है, वो जा रहे हैं कि टेंशन में कि मुझे सबमिट कराना है, ये करना है। तो ज़्यादातर मैंने शक्लें इस तरीके की देखी हैं। एक जो बच्चे खुश होते हैं वो 11 साढ़े 11 वाली ब्रेक में, और 1 से 2 वाली ब्रेक में। अच्छा। तो उसके अंदर देखा है कि हाँ बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा खुश हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यही कल्चर है कि ज़्यादा पढ़ाई से फोकस्ड होते हैं वो बच्चे। बहुत कम ऐसा होता है कि वो खुश, मैं देखता हूँ उनको कि बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहे हैं, लेकिन खैर है, हर तरह के बच्चे हैं। तो NAD में जैसे हमारे पास सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ KU में होती हैं, तो NAD में इसका क्या वो सीन्स हैं? NAD में देखिए सोसाइटीज़ तो बहुत सारी हैं। मैं भी ख़ुद 3 सोसाइटीज़ का पार्ट था। इसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गए या फिर जो है जैसे डिबेटिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारा NAD ऑर्गेनाइज नहीं करवाती। ये NAD के अंदर सोसाइटीज़ के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, एक हमारा इवेंट होता है ओलंपियाड का, इसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स होते हैं और ये सोसाइटी के दरमियान ही कंपटीशन होता है कि ये सोसाइटी का मैच इससे है। तो ये सारा जो है एक सोसाइटी है NSA, वो ऑर्गेनाइज करवाती है। लेकिन हमें पूरी सपोर्ट होती है NAD की जो फैकल्टी होती है और जो स्टूडेंट अफेयर वाले होते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। बाकी स्पॉन्सरशिप वगैरह जो है वो हमारी पूरी सोसाइटीज़ लेकर आती हैं। तो इसी तरीके से जो लिटरेचर की तरफ अगर हम जाएँ कि डिबेटिंग वाला कुछ हो गया, तो वहाँ पे जो है NAD डिबेटिंग सोसाइटी है, वो स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है, या कहीं हो रहा है तो उनको बच्चों को वहाँ भेजती है। फिर हमारी है कि जो LPS थी उसके अंदर थिएटर्स वगैरह हो रहे हैं, और जो है ये कह लें कि पोइट्री वगैरह का हो रहा है। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये इस तरीके की सोसाइटीज़ करवाते हैं। तो सबका ना अपना अपना रोल समझे एक डिफाइंड है। ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड इवेंट्स करवाती हैं। IMAC की है, वो ज़रा मैकेनिकल की वो है सोसाइटी, तो उसमें रोबोटिक्स और जो है वो एक अभी इनका रिसेंट हुआ था रॉकेट उड़ाने वाला, जिसका रॉकेट दूर गया, उसको पता नहीं शायद इनाम वगैरह भी मिला था। तो इस तरीके से जो है हमारा सोसाइटीज़ का कल्चर है और यहाँ पे ये चल रहा होता है मामला। सही है। माज एक मिथ होती है ना कि हर बच्चे के साथ कि जब एडमिशन लेते हैं बोलते हैं कि सोसाइटी ज्वाइन नहीं करना क्योंकि तुम्हारी CGPA में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सच है या नहीं? आपने ज्वाइन की हुई सोसाइटी, आपके CGPA में फ़र्क पड़ा? ये जो मिथ है ये मेरे साथ भी हुई थी। मैं NAD में मैंने एडमिशन लिया और मैं सुकून से पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की। मुझे 2-3 ऐसे डेढ़ होशियार कहूँगा जिन्होंने ये कहा था कि आप सोसाइटी ज्वाइन नहीं करिएगा, आपके पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होगा और सब बेकार है, ये कोई आपको फ़ायदा नहीं देगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने कहा अच्छा भाई ये कह रहे हैं तो सही होगा, इतना बड़ा आदमी, ये तो ग्रेजुएट हो गया। तो उसके बाद मैंने 2 साल तक कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। ना मैं जाता था, मेरी ज़िंदगी अपनी क्लास के बच्चों के साथ घूम फिर रहे हैं या फिर कैंटीन में बैठ गए, जिस दिन आखिरी पेपर हुआ उस दिन खाना खाने चले गए। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी के दोस्त यूनिवर्सिटी के गेट तक थे हमारे। अच्छा। बाकी जो होता था और कुछ नहीं होता था। फिर जो है अचानक मैं स्कूल में ना बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन था। मैं थिएटर्स और प्ले वगैरह भी बहुत करता था। मतलब स्टेज पे चढ़ने का कोई भी मौका होता था, अगर कोई नहीं मिल रहा तो अच्छा मास तो है ये कर लेगा, अच्छा। ऐसा वाला सीन होता था।
बाकी थिएटर के अंदर मेरी जो है समझे ये क्या कहूँगा कोर था मेरा कि मैं जो है थिएटर करता था और मेन रोल भी मुझे आते ही मिल जाते थे कि भाई अच्छा ये है, ये कर लेगा। सही। तो NAD के 2 साल बाद समझे 2.5 साल हो गए थे तकरीबन, तो मेरा एक दोस्त है स्कूल का, वो प्रेसिडेंट बन गया था एक सोसाइटी का। उसने बोला यार माँ एक थिएटर हो रहा है तो तुम आ सकते हो। तो मेरा अंदर का जो एक पुराना कीड़ा था वो जाग गया, तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। हाँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ भी एज यूजुअल यही हुआ कि मैंने एक्टिंग वगैरह की तो मुझे मेन रोल मिल गया। फिर उसके बाद जो है यही होता रहा, मैं किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं था लेकिन मैंने थिएटर किया, बहुत अच्छा किया, लोगों को पसंद आया। फिर दूसरी सोसाइटी वालों ने बोला, उनको एंड टाइम पे उनके बंदे ने डिच कर दिया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार हमें कोई एक्टर चाहिए, तो उसने बोला यार वो एक्टर है मैं उसको बुलाता हूँ। तो वहाँ जाके जब हुआ तो मुझे उनका जो एनवायरनमेंट था ना उनकी सोसाइटी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे मिलजुलने वाले लोग थे, तफरियाँ चल रही हैं, टीम वर्क। तो मैंने जो है उस थिएटर के बाद, वो भी बहुत अच्छा हुआ हमारा, मैंने कहा यार मुझे सोसाइटी ज्वाइन करनी। तो मैंने तकरीबन 2 महीना सोसाइटी में वो काम किया था थिएटर का। फिर उसके बाद जो है वो उनके वो आ गए इलेक्शंस के, आप अगर बनना चाहें तो मैंने उसके अंदर थिएटर के लीड के तौर पे फिल कर दिया था फॉर्म। तो वहाँ पे मैं थिएटर लीड भी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी में मैं आना हुआ। फिर इन सोसाइटीज़ से नेटवर्किंग से या इनकी जो एक्सपीरियंसेस है उससे आपके एकेडमिक में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? एकेडमिक में मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन नहीं की थी तकरीबन 2 साल तक, तो मेरी GPA आई थी 2.3 आई, 2.5 आई, 2.7 आई। अब मैंने सोसाइटी ज्वाइन की, मुझे डर लगा कि मेरी शायद और गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं शायद और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे कब पढ़ना है या कोई सा मैं क्विज देकर आऊँगा, तो उसके हवाले से मैं उसकी प्रिपरेशन और प्लानिंग करता था। तो सोसाइटीज़ ज्वाइन होने के बाद यानी कि मैं एट अ टाइम 3 सोसाइटीज़ का पार्ट था और उस टाइम पे मेरी CGPA आना शुरू हुई, GPA 3.5, 3.6, 3.4। तो मैंने कहा भाई वो जिस बंदे ने बताया था वो बहुत ही गलत बताया था, तो बंदे के अपने ऊपर भी होता है। अच्छा मास, मैंने आपकी जो है वो एक पोस्ट देखी थी, आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था आर्ट्स काउंसिल में थिएटर में, तो उसकी बताएं कि अच्छा मुझे जो अवार्ड मिला था वो बेस्ट एक्टर का मिला था। तो खैर इसमें यही हुआ था कि मतलब हम थिएटर तो मैं यूनिवर्सिटी में करता रहता था, तो हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी कि आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है या किसी और यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो हम उसको अवेल करते थे। हम अपना जो है वो पूरी कास्ट वगैरह को भेजते थे। तो मैं तो डायरेक्टर था, प्ले का भी और लीड भी था ड्रामेटिक्स का। तो हमें जब ये पता चला कि आई हुई है तो हम एक प्ले NAD में कर चुके थे। अच्छा। लेकिन हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया आर्ट्स काउंसिल के लेवल पे, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, हम पहली दफ़ा जब गए थे, हम अगर मैं आपको खुल के बात करूं तो NAD के अंदर थिएटर होते थे तो हम अपने आप को फादर ऑफ थिएटर समझते थे कि हम ही NAD में थिएटर कराने वाले, एक्टिंग के बादशाह हैं, हमें सब पता है, बाकी भी कराता है ये तो बच्चे हैं, जो साफ सी बात है, क्लियर बटन। लेकिन जब हम पहली दफ़ा आर्ट्स काउंसिल गए तो हमें पता चला कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, और हमने देखा कि तो हमें पता चला दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए थे, वो कितना ऑर्गेनाइज था उनका काम, स्क्रिप्टिंग से लेके, डायरेक्शन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके। हमें पता चला अच्छा मेकअप भी होता है थिएटर में, कॉस्ट्यूम में ये चीज़ें भी होती हैं, ये हम कर सकते हैं। तो हम वहाँ जाके हमें एक भी ट्रॉफ़ी नहीं मिली, किसी चीज़ की नहीं मिली पहली दफ़ा जब हम गए थे। अच्छा। और लेकिन हमने सीखा बहुत। और ये उससे 1 साल बाद जो है फिर हमें जब ये पता चला कि ये आया हुआ है तो हमने फिर अब पूरे साल में हमने प्रैक्टिस की थी कि यार हमने एक टीम बनाई जो मेकअप की टीम हो। अब उसके अंदर जो हमारा प्ले था उसकी अगर आप तस्वीर देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसके अंदर पूरा मेरा मेकअप हुआ है कि मैं कुत्ते की तरह किसी ने मुझे मारा है और मुझे मतलब आते आते लोगों ने बोला तुम्हें क्या हो गया भाई। हाँ। फिर मैंने बताया नहीं यार मेकअप है। अब वो मैं मेकअप जानबूझ के और देर तक लगा के घूमा कि लोग पूछ रहे हैं अच्छा भाई फड्डा वड्डा होकर आया है, किसी से लड़कर आया है। तो ये सीन था। अब हम वहाँ जब आर्ट्स काउंसिल गए तो हमने उसको थोड़ा अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया, उसके हवाले से थोड़ा अपर लेवल पे आया, क्योंकि ऐसा होता है कि NAD की ऑडियंस हमारी ऐसी थी कि कोई भी बात करते हाँ हर बात पे हंसना शुरू कर देते। लेकिन जब आर्ट्स काउंसिल गए तो ज़रा मैच्योर आवाम जो थिएटर देखने आती है, वरना अक्सर ऐसा होता था कि 1 से 2 की ब्रेक है, अब बच्चे इसी के चक्कर में आके बैठ गए। तो आपकी वो ऑडियंस कभी ऐसा भी होता था कि वो हॉस्टाइल ऑडियंस बन जाती थी या उसे मज़ा करने आया। तो हमने उस आर्ट्स काउंसिल पे जाके हमने उसको जब परफॉर्म किया तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह पे जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला था, तो ये भी टाइम आया कि हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, मुझे बेस्ट डायरेक्टर का भी मिला हमें, और बेस्ट स्क्रिप्ट का भी अवार्ड मिला। तो ये है कि हमने जो मेहनत की थी उसका फल मिल गया हम। इसके अलावा मास, आपका जब मैंने फेसबुक इंस्टा देखा तो आपका एक अलग साइड भी है जी मैनेजमेंट साइंसेस से हटके थोड़ा सा, बहुत कि आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में बहुत पैशनेट दिखते हैं। तो उसका पैशन कब से आपको डेवलप हुआ? असल में बचपन से ना मुझे 2 ही शौक़ थे, एक बिज़नेस का शौक़ था और एक था एक्टिंग का शौक़। एक्टिंग का थोड़ा ज़्यादा था, बिज़नेस का मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मतलब ऐसा पागल था मैं कि मैं गत्ते, हमारे घर सौदा आता था कार्टन में, तो उसको मैं काट काट के मोबाइल बनाता था
सही है, उसमें सैमसंग का मोबाइल है वो 2 रुपये का है, आईफोन है वो 5 रुपये का, और ये मैं पूरे मोहल्ले को बेचता था बाकायदा। तो मैं कमाता, बच्चे खरीदते थे, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी से भी आप बेचना आपको आता पूछेंगे, है। ये मैंने बेचा। फिर उसके बाद हर तरीके से ये चलता रहा। यूनिवर्सिटी में आया तो मिट्स की कॉपी होती थी, मैंने कहा अरे 30 रुपये की कॉपी भी बेच रहे हैं मिट की। अच्छा, मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट से कि प्रिंटिंग वगैरह से ना, तो मैंने बच्चों को गैदर किया, मैंने एडवर्टाइज़ बनाया बाकायदा कि यार ब्रश लगा हुआ उसकी दुकान पे, कैसे कॉपी लें, पेपर शुरू होने वाला है, अरे कॉपी लेनी है तो मास से बात करो, मास का नंबर ये, वो तुम्हारे पास आके तुम्हें कॉपी देगा। तो बच्चे होते थे कि वहाँ जाके लेते थे। हाँ। हमने बोला आप एनआईटी में कहीं भी बैठे हो, आपके पास कॉपी आ जाएगी और उसी प्राइस में जो वो दे रहा था, ऑफ़र कर रहा था। तो मैंने ये पूरा एडवर्टाइज़ बनाया और पूरे डिपार्टमेंट के ग्रुप्स वगैरह में फैला दिया। तो मतलब उसके अंदर ऐसा हुआ कि मैंने 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक दिन में कमाए हैं मिट्स की कॉपियाँ बेच के। तो मेरी एक साइड ये थी। दूसरी साइड थी एक्टिंग की। तो एक्टिंग में मैं कुछ रीजंस की वजह से नहीं जा सकता, अगर मतलब पोटेंशियल होता तो भी नहीं जाता मैं, कुछ वजूहात हैं उसकी, खैर। लेकिन मैं इसी तरीके से स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में इसको जो है अपना शौक़ को पूरा करता रहा। थिएटर जहाँ भी होते मुझे पता चलता, मैं पैशनेट था, मैं जाता था, पूरा दिन लगा देता था। और ये है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी कमाया बहुत एनआईटी में। सही। तो आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन जो होते थे उसमें नेशनल लेवल पे आप जीत कर आए। जी। तो उसका एक्सपीरियंस बताएं कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, फिर आपने उसको कैसे जीता? देखें, लोग सोसाइटीज़ को गालियाँ तो देते हैं, लेकिन मुझे जितनी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मतलब अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफी की भी, तो वो भी मैंने सोसाइटीज़ में जो कहते हैं बगैर दिहाड़ी के मजदूर काम कर रहा है, तो हमने वो किए हैं, तस्वीरें खींची हैं। लेकिन उसके थ्रू ही हमारे कॉन्टैक्ट्स बने, लोगों ने अप्रोच किया कि यार आपकी हमें फोटोग्राफी अच्छी लगी थी, क्या आप हमारे इवेंट में आ सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटीज़ ने हमें इस तरीके का भी फ़ायदा दिया। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी जो डिपार्टमेंटल सोसाइटी है AMD, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी आई थी कि एक कंपनी है वो ये करा रही है इवेंट डॉक्यूमेंट्री का और शॉर्ट फिल्म का, कि जिसके अंदर आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो वो उसका टाइम पीरियड ये होना चाहिए, थीम ये होनी चाहिए, तो आप बनाएं। तो हमने ओरिएंटेशन लिया, हमने टीम, जो हमारे डिपार्टमेंट के जूनियर्स भी थे, बच्चे अच्छे थे, उनके साथ हमने टीम अप किया। फिर उसके बाद मैं एज अ डायरेक्टर जो है वो उसके अंदर काम कर रहा था, तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह बताई, मैंने कहा इस तरीके से हम करेंगे ये सारा काम। हम गए, फिर हमने क्लाइमेट चेंज, उस वक्त ताज़ा आया था सैलाब, अच्छा, जिसमें पूरी आबादियाँ तबाह हो गई थी, काफ़ी लोग मरे थे। तो हमने कहा यार हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फ्लड को हम जो टारगेट करेंगे और ये हम करते हैं। तो इतने में अब जब हम काम शुरू किया, तो आपको पता है अगर आप पेन उठा के कलम करो तो अल्फाज आ ही जाते हैं लिखने के लिए। तो इसी तरीके से हमने जब काम शुरू किया तो हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले कि यार अच्छा वहाँ भी अभी तक सैलाब का पानी पड़ा था, 1 साल हो गया था। तो हमें रिपोर्ट आई कि दादू के अंदर एक गाँव है जूही, वहाँ पे 1 साल बाद भी पानी पड़ा हुआ था सैलाब का। तो हमने कहा हम यहाँ जाएंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने ट्रैवल किया वहाँ पे, शुरू में अपने पैसों पे किया, लेकिन जब डिपार्टमेंट को पता चला कि बच्चे अपने पैसे लगा रहे हैं, जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो उन्होंने जो है हमें स्पॉन्सर कर दिया। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ बहुत बुरे हालात थे कि मतलब लोग पानी लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर साइकिल पे जा रहे हैं, और वहाँ पे मतलब इतनी गर्मी थी, 50 था शायद टेम्परेचर, और उनके बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो नंगे पाँव घूम रहे हैं। अब मैं अच्छा ऐसा सीन था कि जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से बीच में पानी है, और ये पॉइंट है जहाँ उनकी झुग्गियाँ हैं, सारे वो गरीब बेचारे रह रहे हैं। तो हम जब कश्ती में बैठ के, मैं शलवार कमीज़ पहना हुआ था, मैं जब उस पर बैठा हूँ कश्ती पे 50 सेंटीग्रेड की, तो मैं फ़ौरन उठ गया क्योंकि वो इतनी गर्म हो रही थी। तो खैर हमने बर्दाश्त करके हम वहाँ पहुँचे, हमने शॉट्स वगैरह लिए, वो उन आंटियों का इंटरव्यू लिया, उनके बारे में पूछा कि किस तरीके से हुआ है, ये हमने सारा रिकॉर्ड किया। फिर हमने आके यहाँ पे कुछ शॉट लिए, जो स्टेक होल्डर थे, मटीरियोलॉजिस्ट थे, उनका इंटरव्यू लिए, हमने सारी बनाई, एडिट की। और फिर जो है जिस कंपनी ने वो कंपटीशन लॉन्च किया था, उन्होंने हमें बुलाया अपने खर्चे पे ही, स्पॉन्सर्ड, लाहौर में। वहाँ पे भी VIP हमारा होटल का, पहली दफ़ा मैं उस कार्ड वाले होटल में गया था, बाथ टब लगा हुआ। मैंने कहा भाई मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैं तो यूज़ करूँगा बाथ टब को, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। खैर वो मतलब खाना वाना सब फ्री ना, मतलब इतना VIP माहौल था कि मतलब कभी कभी लगा अपन ही भगवान है, ऐसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। फिर हमारा नाश्ते के अंदर एप्पल जूस, मैंगो जूस, एवोकाडो नहीं था शायद, या मैंने देखा नहीं था, नाम भी तो नहीं पता ऐसी चीज़ों के, देखा भी नहीं है, हाँ, ये पहचान जाए। तो ये सीन हुआ कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली, तो हमने कहा भाई सब खाएंगे। हमने सब खाया वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। फिर खैर हमें लग रहा था, डर इस बात का लग रहा था क्योंकि हमने जो ये सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हम इस फील्ड के नहीं हैं,
मीडिया की फील्ड के नहीं थे, ये हमारा अपना पैशन था, हमारे पास कैमरा थे तो हमने उस हिसाब से वो बना ली थी। हमारा मुकाबला जिन बच्चों से था वो तमाम यूनिवर्सिटियाँ थी, सिंध यूनिवर्सिटी थी, इस्लामाबाद की कोई यूनिवर्सिटियाँ थी, लाहौर की थी, पेशावर की थी, तो ये सब आए हुए थे। इन सब के मीडिया डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, अच्छा। जो कि जिस चीज़ की पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसी चीज़ का काम भी कर रहे हैं। तो हमें डर लगा होता है कि यार ये तो मीडिया वाले हैं और हमारा तो बस ये शौक़ है, हम ये कैसे कवर करेंगे, इनको हराएंगे कैसे। लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट्री देखी तो हमें लग गया था कि यार कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ तो बना दिया हमने। और इसके अंदर जब हमें ऐलान हुआ कि फ़र्स्ट पोजीशन आई है एनईडी के बच्चों की, तो हम पागल हो गए। फिर हमें जो इसकी 30,000 रुपये उनको मिला था। मुझे रकम तो कम लगी नामी, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे हो रहा था, मैंने कहा 30,000 कुछ भी नहीं है, ज़्यादा। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस वहाँ पे देखा और क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। फिर उसके अलावा उन्होंने जो हमें फैसिलिटीज़ दी थी ना, वो उस इनामी रकम से कहीं ज़्यादा थी। जाते हुए मैंने जब अपने रूम का बिल देखा, वो 1,50,000 से ऊपर का था। 2-3 दिन का था, वो आवारी होटल था। तो मैंने कहा यार सही है, खैर हो गई। एक्सपीरियंस मिल गया। और फिर हमने ये किया कि हमें जो इनामी रकम मिली थी वो मेरे ख्याल से 8-8 हज़ार रुपये पर बच्चे के ऊपर आई थी। अच्छा। तो हमने कहा यार अब आए हैं तो हम अपनी बुकिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम निकल जाते हैं मरी की साइड पे। तो हम जितने लड़कियों को हमने टाटा बाय बाय किया, आप लोग यहाँ से घर जाओ। और जो है हम लड़कों के, क्योंकि हमारा बजट कम था, हमें ऐसी वो करनी थी कि बिल्कुल गरीबों वाला करना था। तो हम उसके अंदर जो है फिर हमने बोला मरी चलेंगे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो हम वो 1.5 लाख वाला होटल छोड़ के जब हम फैज़ाबाद पहुँचे तो मैंने 2,500 का होटल बुक कराया, जिसके अंदर 5 लड़के एट अ टाइम थे। नल का टूटा हुआ था, उसका लोटा उठाया तो लोटे में से पानी बह रहा था। इस टाइप का पूरा सिनेरियो था हमारा। तब सीधा लोटे जी, ये हो गया। और फिर हमने ऐसा भी किया कि मतलब खर्चा बचाने के लिए अब हम रात में, हमारा KFC का मूड बना, उस वक्त जो बाइकआउट नहीं था। तो हमने अब टैक्सी वगैरह बुक कराया, वो हमें लेके गया, इतना घुमा के हमने देखा कि लेके हमारे बिल्कुल सामने वाली गली में किया ये। तो हम चले तो हमने कहा यार ये तो 250 रुपये हमारे खर्च होगा ज़्यादा। हमने खाने का, हमने कहा पैदल चलेंगे। फिर वापसी हम पैदल आए। ऐसे हमने बहुत पैसे बचाए। एक मेहरान कराई थी हमने मरी जाने के लिए, वो 8,000 में 5 बंदे ठुसे, एक के ऊपर एक हम गए। लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत, यही होता है कम बजट में, इन्जॉयमेंट तो होती है। जी सही है। इसके अलावा बस आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने टाइम से बनाते आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स हैं या कुछ ऐसी बातें जो डॉक्यूमेंट्री में बनाते हुए आप जहन में रखो? कुछ चीज़ें होती है ना जो आपने ओवर द पीरियड सीखी होंगी, नहीं ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री व्हेन यू आर फिल्मिंग अ डॉक्यूमेंट्री और एडिटिंग इट और स्क्रिप्टिंग इट, तो ये चीज़ें रखनी चाहिए इवन फॉर द बिगिनर्स। अच्छा देखें, एक तो डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने बनाई थी। अभी मैं जो प्रोजेक्ट अगर कर रहा होता हूँ तो जैसे डाओ का मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो उसके अंदर स्क्रिप्टिंग वगैरह उन्होंने की हुई थी। अच्छा। सही है। तो उसके अंदर मैंने सिर्फ उनको एज अ डायरेक्टर बताया कि यार आपका जो ये शॉट है इसको अगर हम इस तरीके से ले लें या हम इस तरीके से प्लान कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो है स्क्रिप्ट के अंदर भी मुझे कोई मसला इशू लगा तो मैंने कहा ये नहीं, इस तरीके से हो सकता है। तो ये सीन है। अगर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, देखिए मैं भी कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे बता देता हूँ कि अगर कोई बिगनर है तो वो कोशिश करे कि शॉट लेते हुए डिफरेंट एंगल सेलेक्ट करे। ये नहीं कि एक जगह कैमरा लगा हुआ है तो अब वो बोले यार बंदा अब यहाँ से शॉट ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया। और फिर एडिटिंग के अंदर भी बहुत गेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास कैमरा आ गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ओह भाई मैं तो चीता, ऐसा नहीं होता। एडिटिंग के अंदर भी आपने थोड़ी से ऐसी चीज़ें डालनी होती हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। फिर डॉक्यूमेंट्री में एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो लोगों के लिए, तो लोग उससे एक तो रिलेट भी करें और फिर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो उनको समझ में आए। ले मैन को भी मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई आपका देखे ना, जिस भी टॉपिक पे हो, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री देख के समझ जाए कि अच्छा इसमें बात क्या की गई है, किस तरीके से क्या समझाना चाह रहा है। ये नहीं है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री आधे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए ना उनको समझ में आए, तो इसका फिर ये होगा कि फ़ायदा नहीं है उस डॉक्यूमेंट्री का। तो आपने स्क्रिप्टिंग करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप एक चीज़ को डिफ़ाइन करें, फिर अपनी ग्राफिक्स आप ऐसे यूज़ करें, पिक्चर्स इमेजेस हो गई, शॉर्ट्स हो गए डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ें इंगेज करती हैं। म्यूज़िक की सिलेक्शन जो होती है कि आपका अगर कोई उन्होंने हंसने वाली बात की हुई है, उसके पीछे आपने म्यूज़िक डाला हुआ है फिर मैयतों वाला, तो आपको जो है म्यूज़िक की भी थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि मैं किस टाइम पे क्या यूज़ करूँगा। या म्यूज़िक डिज़ाइन के अंदर राइज़र वगैरह होते हैं, कोई ऐसी बात कर रहा है सस्पेंस या इमोशनल वाली, तो उसके हिसाब से जो है साउंड इफेक्ट डालें। ये सारी चीज़ें होती हैं अच्छी डॉक्यूमेंट्री की। सही है। मास एक चीज़ जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो एनडी से रेलेवेंट अगर बात करूँ वापस से, तो होता है एडमिशन प्रोसेस। जब एडमिशन का टाइम आता है एनडी का, तो हर बच्चे जो है वो ये उस तैयारी के लिए जो है वो होता है, तो एनडी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए एनडी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो पता चलता है कि डेट आ गई है, सही है, टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चे एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं।
फिर जाके जब टेस्ट देने की बारी आती है तो पहले तो मेरा ख्याल से वो टेंट लगा के होता था कि सब बच्चे बैठ के दे रहे हैं, अब उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। अच्छा। तो कंप्यूटराइज करने के बाद आप टेस्ट देते हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे उनके 4 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। तो इस हवाले से आपने जो पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, या बच्चे तैयारी भी करते हैं, मैं बगैर तैयारी के गया था, तो खैर वो फिर कंप्यूटराइज होता है। उसके अंदर आप MCQs आए हुए होते हैं सारे पोर्शंस के, आप उसको जो है सेलेक्ट कर लें, तो आपके जितने भी नंबर आते हैं 100 आउट ऑफ होते हैं वो। फॉर एग्जांपल आपके 80 है तो आपके 100 आउट ऑफ 80, तो ये हो गया। उसके अलावा आपकी जो इंटर की परसेंटेज होती है वो काउंट होती है, वो भी 100% के अंदर से होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल 80 आई है तो उसका 50% काउंट होगा, यानी कि 40। इसी तरीके से आपकी अगर टेस्ट में जो एंट्री टेस्ट था उसके अंदर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपका 50% काउंट होगा कितना, 40। तो 40 + 40 ये बन गया 80, तो आपका मेरिट नंबर हो गया 80। इसके हवाले से जितने बच्चे देते हैं उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट लग जाती है कि अच्छा भाई सबसे ऊपर ये है, उससे नीचे ये, पॉइंट से भी मतलब आपके 5-6 प्लेसेस नीचे, 5-6 क्या 10-15 प्लेसेस नीचे आ जाते हो आप। तो ये इस तरीके से मेरिट बनता है। फिर हमारा ये होता है कि R1 A कैटेगरी होती है जिसके अंदर ये सारे जो बच्चे होते हैं इसमें लाया करते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि अब सारी फील्ड ओपन है, इसमें इतनी सीटें हैं, इसमें 100 सीटें हैं, इसमें 150 सीटें हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो आके जो मेरिट नंबर के हिसाब से फॉर एग्जांपल टॉप 50 आते हैं, उनको जो फील्ड चाहिए होती है वो सेलेक्ट करते हैं, वो चले जाते हैं। फिर इस तरीके से सारी फील्डों की जो है वो सीट्स ऑक्यूपाइड होती जाती हैं, या तो फिर वो पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब क्लोज हो गई है, और आखिरी बच्चा जो आया था वो 92% वाला, मतलब 92 मेरिट नंबर वाला आया था, तो ये पता चल जाता है अच्छा भाई सॉफ्टवेयर 92 पे क्लोज हुई है, मतलब काफ़ी हाई मेरिट है। इस तरीके से जो है सारी सीट्स फिल होती रहती हैं, ऑक्यूपाइड होती हैं, और ये सारा प्रोसेस चलता है। सही है। यूजुअली आते हैं किस मंथ में ये एडमिशन्स के NED के? एडमिशन देखें अभी तो मेरे ख्याल से अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना। हाँ। अगस्त चल रहा है, जुलाई के अंदर इनके टेस्ट हुए हैं और जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू में अभी इनके इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं। तो ये इसी डेट्स में आता है, और अभी ओरिएंटेशन भी मेरे ख्याल से 19 को होगा जहाँ तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 या 19 को ऐसे ही है। तो ये इनकी डेट्स होती हैं। सही है। और अब तो NED ने शायद वो वाला सिस्टम भी कर दिया है कि जो 2 दफ़ा वो लोग टेस्ट लेते हैं, एक पहला राउंड निकलता है फिर दूसरा, फर्स्ट राउंड पहले भी नहीं हुआ तो दूसरे में ट्राई, दूसरे में हो जाता है। फिर लिस्ट भी जो है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉल लिस्ट के बाद सेकंड कॉल लिस्ट भी लग जाती है, तो आपको घबराना नहीं है अगर आपकी पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा होता है कि दूसरी लिस्ट में आ जाता है, तीसरी लिस्ट में आ जाता है। बाकी टेस्ट के अंदर भी होता है कि अगर आपकी पहली लिस्ट में कम नंबर आया, आपको डर लग रहा है, तो आपने दूसरा भी टेस्ट दे दिया, उसके अंदर आपके हो सकता है इंक्रीज हो जाए। नंबर कैसे काउंट होते हैं? पहली लिस्ट वाले होते हैं नंबर वो फर्स्ट के काउंट नहीं होंगे, वो जिसके अंदर ज़्यादा होंगे आप उसको अटेंड कर लें। अच्छा, ये आपकी मर्जी होती है। सही। तो माज आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स किए होंगे यूनिवर्सिटी में जी, उनके बारे में बताएं। देखिए प्रोजेक्ट हमारा ये था कि जैसे अगर किसी कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट आए, हमें शुरू में 3rd ईयर तक तो सब पढ़ाया जाता था ना, मार्केटिंग भी पढ़ाते थे, सप्लाई चेन भी पढ़ाते थे। तो मार्केटिंग के अंदर हमें आया कि आपने एड्स वगैरह बनाना है, कि किस तरीके से आपने ऑडियंस को इंगेज करना है। तो उसके हवाले से हमने पूरी प्रोसेस किया कि हम किस तरीके से ऑडियंस को इंगेज करें। तो हमने जो पढ़ा होता था उसी के अंदर जो है हम करते थे कि किस तरीके से हमने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, अपनी जो पूरी क्या कंपेन कहेंगे उसमें क्या क्या एलिमेंट ऐड होने चाहिए, जो हमने पढ़ा था उसी को हमने अपनी ब्रांड से रिलेट किया और हमने जो है वो उसका एडवर्टाइज़ बनाया। तो एक प्रोजेक्ट तो हमने ये किया था, उसके अंदर भी एज यूजुअली यही हुआ कि सबसे बेस्ट हमारा ही ऐड था, क्योंकि थोड़ा कैमरे वगैरह की भी हमें नॉलेज थी, फिर हमें किस तरीके से शॉट करना था, इस हवाले से सर को बहुत पसंद आई। तो एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी हमने प्रोजेक्ट किया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो हमारा, वो हमने इंडस्ट्री में किया था, लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में। तो वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया खैर। और कोशिश ये करें बच्चे जो देख रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ FYP ना बनाएं, और मैंने यही किया अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत फ़ायदे। अगर देखा जाए तो एक अनएथिकल चीज़ होगी ये, अगर मैं डिटेल बताऊँ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो मैं किसी ग्रुप में नहीं हुआ था, मेरे दोस्त बुला रहे थे, मैंने कहा अभी देखते हैं अभी टाइम है, तो ऐसे सारे ग्रुप भर गए। एक ग्रुप था जिसके अंदर 2 बहुत पढ़े लिखे बच्चे थे, एक ज़रा एवरेज बच्ची थी, वो वैसे तो पढ़ी लिखी थी लेकिन एवरेज थी, और मैं आखिरी गया, तो मैंने उनके साथ ग्रुप बना लिया। आप एक्स्ट्रा पढ़े लिखे? नहीं, मैं तो फिर नीचे से शुरू करें। अच्छा। तो मेरे साथ ये था, मतलब वैसे मैं बड़ा एक्टिव था कम्युनिकेशन वगैरह में, सारी चीज़ों में, लेकिन मैं पढ़ाई के अंदर जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था, मैं नॉर्मल रहता था। तो उस हवाले से जब ये सारी बात हुई FYP की चीज़ें, मैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें, तो ये तो मेरे सर के ऊपर से आ रही थी। तो तकरीबन समझें अगर मैं कहूँ 90% काम जो है वो माशाल्लाह से तीनों बच्चों ने किया FYP का। लेकिन मुझे पता है कि हमने क्या प्रोजेक्ट किया है, सारी चीज़ें क्या की हैं, और बाकी जब वो लोग जहाँ फंसते थे मैं फिर वहाँ से कैरी करता था। अब जैसे हम इंडस्ट्री जा रहे हैं, हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो जितना डाटा कलेक्शन थी वो हम ही करते थे।
इसके अलावा कम्युनिकेशन में वो लोग अटक जाते थे कि बात क्या करें हैं, वो इंडस्ट्री वाली मिस बोलिए समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मिस असल में ये कहना चाह रहे हैं ये सारी बात। अच्छा। तो ये कम्युनिकेशन वाला जितना पार्ट था ये मैं करता था, डाटा कलेक्शन। फिर लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी हमने कहा चलो करते थे काम थोड़ा, और प्रेजेंटेशन वगैरह। तो इस तरीके से हमारा FIP जो इंडस्ट्री का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सही। तो अभी आगे आप कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? अच्छा, सप्लाई चेन चूँकि मैंने ली है तो उसके अंदर मैंने सोचा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था। तो मैंने अभी फ़िलहाल सोचा है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँगा। जब एक्सपीरियंस आता है देखते हैं क्या होता है। तो उनसे बात भी किया इंशाल्लाह, तो उन्होंने बुलाया है, टेक्सटाइल लिबर्टी वालों ने बुलाया, तो वहाँ इरादा है करने का। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कहाँ जाते हैं, अल्लाह करे मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ कि हमने जो है ना, मैंने ख़ास तौर पे NED के एलुमनाई सिस्टम का बहुत सुना है कि इनका एलुमनाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप बताएं कि NED का एलुमनाई सिस्टम स्टूडेंट्स को कितना हेल्प करता है? देखिए, अगर हमारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 100 साल पुरानी समझिए यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी बच्चे निकले हैं वो पूरी दुनिया है हो या पाकिस्तान हो, वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। और वो जब इंटरव्यूज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करूं तो वो अपने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर वो अच्छा पोजीशन पे हैं, वो इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब NED से बच्चा निकल के जाता है और वो अगर किसी इंटरव्यू में बैठता है तो लिखा होता है कि हाँ भाई NED का है, तो एक समझे एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये भी NED का है। और फिर उसने अगर पढ़ा होता है, उसको पता है किस तरीके की पढ़ाई है, इसको क्या क्या आता होगा, तो एक वो ऑलरेडी समझ जाता है कि अच्छा यार ये इस टाइप का बंदा है और ये कर लेगा। तो इस हवाले से भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं तो वो अगर किसी अच्छी पोजीशन पे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है या इंटर्नशिप की आती है, तो वो उस हवाले से भी जो है कम्युनिकेट करते हैं और वो जो है मतलब ग्रुप्स में डालते हैं कि आप अप्लाई करें इसमें। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर कोई गाइडेंस चाहिए होती है बच्चों को, तो वो उस हवाले से भी बड़े अच्छे हैं कि वो गाइड करते हैं। अगर मैं अपने उसकी फील्ड की बात करूँ तो हमारे मतलब एक ही छोटे से छोटा डिसीजन भी अगर हमें कुछ पूछना होता था तो ये नहीं कि अबे यार तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जाओ यहाँ से, ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। तो ये है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। फिर आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है अपने सीनियर से, ये भी मैटर करता है कि आपने अगर सिर्फ अपनी क्लास वालों के साथ ही वक्त गुजारा है, थोड़ा आप सीनियर्स के साथ घूमें, बैठें, बात करें, अच्छा उनसे रिलेशनशिप बनाएं, तो वो भी बहुत फ़ायदा देता है। सही। मास, अगर आप फर्स्ट ईयर में जो बच्चे भी एडमिशन लेंगे, उनमें से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस उनकी, अगर उनको कुछ आप बताना चाहें, कोई भी फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़े कन्फ्यूज होते हैं, काफ़ी होते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहें आप? देखिए, मैं एक तो ये मैसेज देना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल है, हो सकता है लोग इससे जो है वो एग्री ना करें। मैं ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि बंदे को जो है अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। पैशन अगर उसको किसी चीज़ का है तो उसी में कोशिश करे, जॉब करे। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे चाहे वो NED के अंदर हों या कहीं भी हों कि स्कोप इस चीज़ का है, इसका स्कोप है, हम तो इसमें जाएंगे, इसमें काम करेंगे। तो उसके अंदर ये होता है कि आप कर तो लेते हो काम, लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा, आपकी मंडे बुरा लगना शुरू हो जाता है आपको, भाई यार जॉब पे जाना है। तो लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, पैशन है। अब मैंने ये मैनेजमेंट साइंस चूज़ करने का मेरा एक रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे 2 शौक़ थे, एक बिज़नेस का और एक था मुझे एक्टिंग का। एक्टिंग के अंदर भी मैंने थिएटर्स वगैरह से उसको पूरा कर रहा था। बाकी बिज़नेस के तौर पर मैंने कहा यार मैं इस फील्ड, हालांकि मेरी परसेंटेज 82 थी, तो मुझे बहुत लोगों ने गालियाँ भी दी हैं अच्छी बड़ी कि आपकी तो 82 है, आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप ये कर सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने जब प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो जो उसके कोर्सेज थे वो मुझे उन्होंने अट्रैक्ट किया, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा तो मैनेजमेंट साइंस फील्ड में जाऊँगा। तो इस हवाले से, लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते। अब शुरू में ऐसा होगा कि आप शायद, जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंटर की बात करूँ, किसी को पेंटिंग का शौक है लेकिन वो सोसाइटी प्रेशर की वजह से घुसे हुए किसी और फील्ड में, तो आप शुरू में हो सकता है कम कमाओ, 1000-1500, लेकिन ऐसी भी मैंने देखी है, आर्ट्स काउंसिल किया था, 1-1 1.5 लाख की पेंटिंग रखी है। तो आप जब उस चीज़ में आपको मज़ा आएगा, आप खुश होगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उस फील्ड से ज़्यादा कमाओगे जिसके अंदर आप इनरोल हुए। लेकिन इसके अंदर आपको शुरू में ये है कि थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आपको ये है कि मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा कि आप जो है अपना पैशन फॉलो करें। इसी तरीके से जॉब का भी है कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैठ जाएँ कि मेरे पास आके मिल जाएगा, कोशिश आप करते रहें, लेकिन आप बिल्कुल उसी के पीछे पागल ना हो जाए, मकसद ना बना लें कि यार यही है। तो मैंने यही किया कि यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय किया। मतलब जो मेरे दोस्त मोहल्ले वगैरह के हैं वो ये कहते हैं यार तुमने एंजॉय किया यूनिवर्सिटी लाइफ को। मैंने इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, जहाँ सोसाइटीज़ में रह के, जहाँ कोई मौका मिलता था कि यार यहाँ पे मैं मज़ा कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, मैंने उसको अवेल किया। तो मैं यही कहूँगा कि इन 4 साल में आप जो है कोशिश करें, एंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद की आपकी जो लाइफ शुरू होगी उसमें एंजॉयमेंट आपको वैसा नहीं मिलेगा जो आपको इन 4 साल में मिल सकता है।
ठीक है मास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात Thank करके। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड एंड एनईडी के डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। एंड में अगर आपको रिमार्क्स देना चाहें इन जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको। देखिए, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कोशिश करें कि इस पॉडकास्ट से कुछ सीख भी लें। ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती या तो किसी ने आपको पॉडकास्ट दिखा दी कि हमारी आके देख लो, लेकिन आप ये है कि कैजुअल गुफ्तगू मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और सीखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा कि इनके चैनल को ज़रूर आप जाके देखें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप जब होते हो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर आप मेरे वाले डिसीजन ले लेते हो जो आपको बताते हैं भाई सोसाइटीज़ में नहीं जाना, ये नहीं करना। तो ना सिर्फ पढ़ाई के हवाले से बल्कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि ये सिर्फ केयू से रिलेटेड नहीं रहे ये लोग। इन्होंने हर यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एनवायरनमेंट है। तो इससे बच्चों को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी कि उनको क्या क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमने की है वो ना करें, और किसी की बात पे आप फजूल में यकीन ना कर लें, हो सकता है वो फजूल बात ही कर रहा हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके चैनल को देखें। थैंक यू सो मच। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून फॉर मोर। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे इंजॉय करें। एक बात तो ये हो गई, क्या बोल रहा था मैं, जहन से निकल गया, आपने ऐसी बात करा दी बेगम पे लाके। एंजॉयमेंट के साथ अपनी ये वाली काम भी करें। हाँ, ये काम भी